आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक ऐसी माइंड बेंडिंग मूवी जहां एक आदमी अनजाने में एक ऐसे खतरनाक टाइम लूप में फंस जाता है जहां से निकलना नामुमकिन था। अब सवाल ये है, क्या वो इस टाइम लूप को तोड़कर बच पाएगा या फिर जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है वो पहले से ही तय था। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम क्राइम्स की ये माइंड बेंडिंग कहानी। कहानी की शुरुआत हेक्टर से होती है। हेक्टर अपने नए घर के बाहर आराम कर रहा होता है और दूरबीन से जंगल के नज़ारे देख रहा था। तभी उसकी नज़र जंगल में खड़ी एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है। लड़की वहाँ अकेली थी और अपने वस्त्र उतार रही थी। यह देखकर हेक्टर के मन में लालच आता है। वहीं कुछ देर बाद उसकी वाइफ मार्केट के लिए निकल चुकी थी और हेक्टर बिना किसी को बताए फौरन उसी जंगल की ओर निकल पड़ता है। हेक्टर जंगल के अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी नज़र फिर उसी लड़की पर पड़ती है। इस बार लड़की बिना वस्त्रों के बेहोशी हालत में पड़ी हुई थी। हेक्टर धीरे धीरे उसके पास पहुंचने लगता है। वो उसके पास पहुंचकर सोच ही रहा था कि आखिर ये लड़की कौन है और यहाँ अकेले कैसे आई। तभी उसके पीछे से कोई हमला करता है और उसके हाथ में एक कैंची घुसा देता है। हेक्टर दर्द से घबराकर अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागता है और एक पेड़ के पीछे जाकर छिप जाता है। वो दर्द से करहा रहा था, लेकिन अब सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि उस पर हमला करने वाला आखिर कौन था। हेक्टर चुपचाप अपनी दूरबीन उठाता है और पेड़ के पीछे से उस हमलावर को देखने लगता है। वो हमलावर उसे चारों तरफ खोज रहा था। उसी पल हमलावर अपने हाथों को दूरबीन की तरह इस्तेमाल करके हेक्टर को देख लेता है, लेकिन अब हेक्टर की नजर उसके चेहरे पर पड़ती है। उस हमलावर का पूरा चेहरा पट्टियों से लिपटा हुआ था, बिल्कुल किसी मम्मी की तरह। ये देखकर हेक्टर अपनी पूरी ताकत से भागने लगता है। वो जाली को पार करता हुआ जंगल के दूसरी ओर पहुंच चुका था। हेक्टर और आगे बढ़ता है, तभी उसे एक सुनसान घर दिखाई देता है। हेक्टर बिना कुछ सोचे उस घर की खिड़की का कांच तोड़ता है और अंदर घुस जाता है। अब रात हो चुकी थी। हेक्टर को घर के अंदर एक फर्स्ट एड किट मिलती है। वो अपने जख्म का इलाज करता है और हाथ पर पट्टी बांध लेता है। इसके बाद हेक्टर पूरे घर की तलाशी लेने लगता है, लेकिन तलाशी लेते वक्त उसे वहाँ कुछ अजीब चीजें दिखाई देती हैं। इस घर में काफी हाईटेक मशीनें रखी हुई थीं। इसी दौरान हेक्टर की नजर टेबल पर रखे एक वॉकी टॉकी पर पड़ती है। उसमें से किसी की आवाज आ रही थी। हेक्टर उस आदमी से बात करते हुए उसे बताता है कि वो यहाँ कैसे आया और उसके साथ क्या हुआ। फोन पर मौजूद आदमी हेक्टर से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कैमरे में देख सकता हूँ। तुम अब सुरक्षित हो, तुम वहीं रहो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ और किसी भी मशीन को मत छूना। यह सुनकर हेक्टर को थोड़ी तसल्ली मिलती है, लेकिन कुछ देर बाद फिर से उसी आदमी का कॉल आता है। इस बार उसकी आवाज में घबराहट थी। वो हेक्टर से पूछता है, क्या उस आदमी ने पिंक कलर की पट्टी अपने चेहरे पर बांधी हुई है? हेक्टर कहता है, हाँ, क्या हुआ? और तभी वो आदमी तेजी से कहता है, हमलावर तुम्हारी तरफ आ रहा है, तुम्हें भागना होगा। मैं सामने वाली बिल्डिंग में हूँ, तुम लाइट के सहारे मेरे पास आ जाओ जल्दी। हेक्टर बिना देर किए वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते हेक्टर उस बिल्डिंग के पास पहुँच जाता है। वो आदमी उसे तुरंत अंदर ले लेता है। हेक्टर देखता है कि वो आदमी कोई साइंटिस्ट लग रहा था और उसके पास बड़ी बड़ी हाईटेक मशीनें रखी हुई थी, जैसे ये कोई घर नहीं बल्कि एक लैब हो। तभी वहाँ मौजूद साइंटिस्ट हेक्टर को एक टंकी में छुपने के लिए कहता है। उस टंकी के अंदर सफेद रंग का एक अजीब सा लिक्विड भरा हुआ था। हेक्टर को उस साइंटिस्ट पर शक होने लगता है, लेकिन तभी पीछे खिड़की में वही पट्टियों वाला हमलावर दिखाई देता है। हेक्टर डर के मारे बिना कुछ सोचे समझे उस लिक्विड से भरी टंकी के अंदर छिप जाता है। हेक्टर के अंदर जाते ही साइंटिस्ट रिमोट की मदद से टंकी को बंद करने लगता है। हेक्टर उससे अंदर छुपने के लिए कहता है, लेकिन साइंटिस्ट अंदर नहीं आता। हेक्टर अब खुद बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टंकी पूरी तरह बंद हो जाती है। अंदर हेक्टर का दम घुटने लगता है। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अब उसकी जान जाने वाली हो। तभी साइंटिस्ट टंकी खोल देता है। हेक्टर हाँफते हुए बाहर निकलता है, लेकिन जैसे ही वो लैब के बाहर देखता है वो अंदर तक हिल जाता है, क्योंकि जब हेक्टर उस टंकी के अंदर गया था तब रात थी, लेकिन अब दिन हो चुका था। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि हेक्टर तो टंकी के अंदर सिर्फ कुछ ही पल रहा था। आखिर इन कुछ पलों में पूरी रात कैसे बीत गई। हेक्टर गुस्से में साइंटिस्ट के पास जाता है। वो उससे पूछता है, तुमने मेरे साथ क्या किया है और ये सब क्या चल रहा है? लेकिन साइंटिस्ट हेक्टर की बात सुनकर खुद चौंक जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे साइंटिस्ट ने हेक्टर को पहली बार देखा हो। हेक्टर अब और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है, तुम मुझे नहीं जानते, तुमने ही तो मुझे इस टंकी के अंदर
भेजा था और अब तुम मुझे नहीं जानते? अच्छा मजाक है। तभी हेक्टर वहाँ से दूरबीन उठाता है और दूरबीन से अपने घर की तरफ देखने लगता है। हेक्टर जैसे ही घर के अंदर देखता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसी वक्त उसके घर में एक और हेक्टर मौजूद था और जो कुछ घटनाएं थोड़ी देर पहले हेक्टर के साथ हुई थीं, वो सारी घटनाएं अब दोबारा होने वाली थीं। यही हमें पता चलता है कि साइंटिस्ट के पास मौजूद वो हाईटेक मशीन असल में एक टाइम मशीन थी और इसी मशीन की वजह से हेक्टर समय में कुछ घंटे पीछे पहुंच गया था। अब साइंटिस्ट भी पूरी सिचुएशन समझ चुका था, लेकिन इस वक्त हेक्टर बहुत परेशान हो चुका था। वो अपने घर जाने लगता है। तभी साइंटिस्ट उसे रोक लेता है और समझाता है। साइंटिस्ट कहता है, तुम अपने घर में मौजूद उस पास्ट वाले हेक्टर के सामने नहीं जा सकते। अगर तुम उसके सामने आ गए तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, क्योंकि इस एक ही समय में दो हेक्टर मौजूद नहीं रह सकते। अब साइंटिस्ट हेक्टर को पूरी टाइम ट्रेवल की थ्योरी समझाता है। वो हेक्टर के इन दोनों वर्जन को अलग अलग नाम देता है। जो हेक्टर अपनी पत्नी के साथ घर में है उसे हेक्टर 1 कहा जाता है और जो हेक्टर टाइम मशीन के जरिए पार्ट से यहाँ आया उसे हेक्टर 2 साइंटिस्ट कहता है। तुम्हें आज रात चुपके से यहीं रहना होगा, क्योंकि पास्ट वाले हेक्टर के साथ भी वही होगा जो तुम्हारे साथ हुआ था। हेक्टर 1 को जंगल में वही लड़की दिखाई देगी, वो उसके पीछे जाएगा और तभी उस पर हमला होगा। फिर हेक्टर भागते हुए मेरे पास आएगा और इस बार मैं उसे पास्ट में भेज दूंगा, जिससे वो इस प्रेजेंट वाली टाइमलाइन से गायब हो जाएगा और उसके बाद तुम अपनी पत्नी के साथ जा सकते हो। साइंटिस्ट हेक्टर से कहता है, अब तुम कुछ नहीं करना, बस यहीं रहकर इंतजार करना है। सब कुछ समझाने के बाद साइंटिस्ट अपनी लैब में तैयारी करने चला जाता है। हालांकि इतना सब समझाने के बाद भी हेक्टर की एक चिंता खत्म नहीं हुई थी। अगर हेक्टर 1 को जंगल में वो लड़की दिखाई ही नहीं दी तो उस लैब तक कभी नहीं जाएगा, और अगर वो लैब तक नहीं आया तो पूरी टाइम लूप टूट जाएगा। हेक्टर 2 सोचता है कि वो दूर से इन सब चीजों पर नजर रखेगा और कोई गलती नहीं होने देगा। ये सोचकर हेक्टर 2 साइंटिस्ट की गाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन तभी रास्ते में उसे वही जंगल वाली लड़की दिखाई देती है। वो साइकिल से जा रही थी। हेक्टर 2 दूर से उस पर नजर रख रहा था। तभी पीछे से अचानक एक गाड़ी आती है और उसकी कार में टक्कर मार देती है। टक्कर की वजह से हेक्टर 2 बुरी तरह घायल हो जाता है। उसके माथे में काफी खून बहने लगता है। उसी वक्त हेक्टर 2 खून रोकने के लिए अपने हाथ की पट्टी खोलता है, वही पट्टी जो उसने पहले कैंची के वार के बाद बांधी थी, और फिर हेक्टर 2 उस पट्टी को अपने पूरे चेहरे में बांध लेता है। अब हेक्टर 2 बिल्कुल उसी पट्टी वाले हमलावर की तरह दिखाई दे रहा था और खून की वजह से उसकी पट्टी भी गुलाबी हो चुकी थी। तभी जंगल वाली लड़की उसे देखकर उसकी मदद के लिए उसके पास आती है। हेक्टर 2 उससे कहता है, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी चोट है। लड़की तुरंत अपने बैग से फोन निकालती है ताकि एम्बुलेंस बुला सके, लेकिन उसके फोन में सिग्नल नहीं आ रहे थे। लड़की सिग्नल की तलाश में जंगल से बाहर जाने लगती है, लेकिन हेक्टर 2 उसे रोक लेता है, क्योंकि उसे पता था अगर लड़की जंगल से बाहर चली गई तो हेक्टर 1 उसे जंगल में नहीं देख पाएगा, और अगर हेक्टर 1 ने उसे नहीं देखा तो पूरा टाइम लूप बिगड़ सकता है। इसलिए हेक्टर 2 लड़की को बाहर जाने से मना कर देता है। इसी दौरान लड़की अपने बैग से एक कैंची निकालती है, वही कैंची जिससे कुछ समय पहले हमलावर ने हेक्टर 2 के हाथ में वार किया था। लड़की उसी कैंची से हेक्टर 2 की पट्टी काटती है और उसे नीचे रख देती है, और अब हेक्टर 2 को सब कुछ समझ आने लगता है। जिस पट्टी वाले हमलावर से वो अब तक भाग रहा था वो कोई और नहीं बल्कि खुद हेक्टर ही था। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, उसे किसी भी तरह इस लड़की को उसी जंगल में ले जाना था, ताकि उसके साथ पहले जो घटनाएं हुई थीं वही घटनाएं अब हेक्टर 1 के साथ भी दोहराई जा सकें। तभी जाकर टाइमलाइन सही रहेगी और हेक्टर 2 अपने घर वापस जा पाएगा। अब हेक्टर 2 का प्लान शुरू होता है। वो जल्दी से कैंची अपने पास छुपा लेता है, फिर लड़की को अपने साथ चलने के लिए मनाने लगता है। मैम मेरी मदद करो, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा, प्लीज मैम मेरे साथ चलो। आखिरकार लड़की उसके साथ जंगल में चलने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन रास्ते में उससे कचरे के डिब्बे में एक काला कोट दिखाई देता है। ये वही कोट था जो पट्टी वाला हमलावर पहले पहने हुए था। टाइमलाइन को बिल्कुल उसी तरह बनाए रखने के लिए हेक्टर 2 वही कोट पहन लेता है। इसके बाद दोनों जंगल में उसी जगह पहुंचते हैं। हेक्टर 2 दूरबीन उठाकर हेक्टर 1 की पोजीशन देखने लगता है। वो ये देखना चाहता था कि हेक्टर 1 इस वक्त किस तरफ देख रहा है, लेकिन तभी लड़की को कुछ गड़बड़ महसूस होती है और इससे पहले कि हेक्टर 2 कुछ कर पाता लड़की वहाँ से भाग जाती है।
हेक्टर 2 भी उसके पीछे भागता है। लड़की एक झाड़ी के पीछे जाकर छिप जाती है। हेक्टर 2 धीरे धीरे उसके पीछे पहुंचता है, फिर अचानक उसे पकड़ लेता है और उसे उसी दिशा में खड़ा कर देता है जिस दिशा में हेक्टर 1 देख रहा था। हेक्टर 2 उसे धमकाते हुए कहता है, अब वैसा ही करोगी जैसा मैं कहूँगा। अब हेक्टर 2 को लग रहा था कि सब कुछ बिल्कुल उसी तरह हो रहा है जैसा पहले हुआ था। उसके मुताबिक टाइमलाइन सही चल रही थी, लेकिन हेक्टर 2 को अभी ये नहीं पता था कि टाइमलाइन को सही करने की कोशिश में वो खुद उन घटनाओं का कारण बन चुका था। तभी पीछे से लड़की हेक्टर 2 को जोरदार लात मारती है। दोनों एक दूसरे से लड़ते हुए गहरे खड्डे में गिर जाते हैं और फिर दोनों बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद हेक्टर 2 लड़की को अपने कंधे पर उठाकर उसी जगह ले आता है जहां उसे पता था कि हेक्टर 1 उसे देखने आएगा। इसके बाद हेक्टर 2 लड़की को वहीं छोड़कर झाड़ियों में छिप जाता और हेक्टर 1 का इंतजार करने लगता। कुछ ही देर में हेक्टर 1 वहां पहुंच जाता। लड़की को देखकर वो उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाता और तभी झाड़ियों में छिपा हेक्टर 2 बाहर निकलता है और कैंची से हेक्टर 1 के हाथ पर जोरदार वार कर देता। हेक्टर 1 दर्द से कराहता हुआ वहां से भागता है और एक पेड़ के पीछे जाकर छिप जाता है। अब तक टाइमलाइन बिल्कुल सही चल रही थी। हेक्टर 2 को अब बस एक आखिरी काम करना था। उसे बिल्कुल उसी तरह हेक्टर 1 को देखना था जैसे पहले उस पट्टी वाले हमलावर ने उसे देखा था। हेक्टर 2 अपने हाथों को दूरबीन की तरह मोड़कर एक एक करके पेड़ों की तरफ देखने लगता है। उसे पता नहीं था कि हेक्टर 1 आखिर किस पेड़ के पीछे छिपा है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो एक एक करके हर पेड़ की तरफ देखता रहता है। कई कोशिशों के बाद आखिरकार उसका तुक्का सही लग जाता है। हेक्टर 2 उसी पेड़ की तरफ देखता है जिसके पीछे हेक्टर 1 छिपा था। हेक्टर 1 उसे देखते ही डर जाता है और वहां से भागकर साइंटिस्ट की लैब की तरफ जाने लगता है। यह देखकर हेक्टर 2 को चैन की सांस मिलती है क्योंकि उसने अपना काम कर दिया था। टाइमलाइन अब बिल्कुल वैसे ही चल रही थी जैसे उसे चलना चाहिए था। हेक्टर 2 सुकून से जमीन पर बैठ जाता है, लेकिन तभी पीछे से उसे उसी जंगल वाली लड़की के चीखने की आवाज सुनाई देती है। हेक्टर 2 फौरन उस आवाज की दिशा में भागता है। भागते हुए वो उसी जगह पहुंच जाता है जहां लड़की बेहोश पड़ी थी, लेकिन अब वहां लड़की नहीं थी। हेक्टर 2 घबरा जाता है। उसके मन में आता है कि लड़की कहीं पुलिस के पास तो नहीं चली गई। वो आसपास लड़की को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी उसे लड़की का लॉकेट मिलता है और वो लॉकेट उसके घर के पास पड़ा हुआ था। हेक्टर 2 समझ जाता है लड़की शायद मदद के लिए उसके घर गई होगी। हेक्टर 2 तुरंत अपने घर की तरफ जाता है। घर के अंदर पहुंचकर वो बड़े आराम से सीढ़ियां चढ़ने लगता है, लेकिन तभी ऊपर से कोई उस पर एक चेयर फेंक कर मारता है। हेक्टर 2 खड़बड़ाकर सीढ़ियों से नीचे गिरता है और तभी ऊपर से एक बार फिर लड़की के चीखने की आवाज आती है। हेक्टर 2 बिना देर किए सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगता है जिस कमरे में लड़की छुपी हुई थी। हेक्टर 2 आराम से अंदर चला जाता है। वहाँ उसे खिड़की खुली हुई दिखाई देती है। हेक्टर 2 तुरंत समझ जाता है लड़की खिड़की से ही बाहर गई है। वो उसके पीछे भागता है। हेक्टर 2 देखता है कि लड़की ऊपर की तरफ जा रही थी। वो उसका पैर पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लड़की का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। हेक्टर 2 दहशत में नीचे उसकी तरफ देखता है। गिरने की वजह से उसकी जान जा चुकी थी, लेकिन वो लड़की थी ही नहीं, वो हेक्टर 2 की अपनी वाइफ थी। ये देखकर हेक्टर 2 पूरी तरह टूट जाता है। जिस घर में वापस जाने के लिए वो इतनी देर से ये पूरा टाइम लूप चला रहा था, अब वहाँ उसकी वाइफ ही नहीं रही थी। लेकिन तभी हेक्टर 2 वॉकी टॉकी उठाकर साइंटिस्ट से संपर्क करता है। ये वही वक्त था जब हेक्टर 1 साइंटिस्ट की लैब में हमलावर से बचने के लिए छुपा हुआ था। हेक्टर 2 साइंटिस्ट से कहता है, वो पट्टी वाला आदमी मैं ही हूँ। अब हेक्टर 1 तुम्हें कांटेक्ट करेगा। तुम्हें किसी भी तरह उसे उस टाइम मशीन में भेजना होगा। साइंटिस्ट से बात करने के बाद हेक्टर 2 अपनी वाइफ की कार लेकर सीधा साइंटिस्ट की लैब की तरफ निकल पड़ता है। वो पूरी स्पीड से लैब पहुँचता है और अब उसे हेक्टर 1 को उसी तरह डराना था जैसे कुछ समय पहले हेक्टर 2 को डराया गया था। हेक्टर 1 टैंक के अंदर जाने से मना करके पीछे हटने लगता है। तभी हेक्टर 2 खिड़की से झांककर उसे डरा देता है। हेक्टर 1 डर के मारे टैंक के अंदर चला जाता है और साइंटिस्ट उसे टाइम मशीन की मदद से वापस पास्ट में भेज देता है। इस तरह टाइमलाइन बिल्कुल सही हो जाती है। लेकिन तभी वो साइंटिस्ट से कहता है, मुझसे एक गलती हो गई। मैंने गलती से अपनी वाइफ की जान ले ली। अब मुझे फिर से टाइम में पीछे जाना होगा ताकि मैं सब कुछ ठीक कर सकूं। साइंटिस्ट उसे ऐसा करने से मना करता है।
लेकिन हेक्टर 2 उसे धमकाते हुए मशीन चालू करने के लिए कहता है। साइंटिस्ट कहता है कि मशीन अभी कुछ समय तक काम नहीं करेगी, हमें इंतजार करना होगा। लेकिन तभी हेक्टर 2 की नज़र मशीन की बैटरी पर पड़ती है। बैटरी वहाँ थी ही नहीं। अब हेक्टर 2 समझ जाता है साइंटिस्ट उससे झूठ बोल रहा है। तभी हेक्टर 2 अपने चेहरे से गुलाबी पट्टी उतारता है और साइंटिस्ट से बैटरी के बारे में पूछता है। दरअसल हेक्टर 2 का प्लान बिल्कुल साफ था। वो पास्ट में बिल्कुल पीछे जाना चाहता था, उस वक्त जब हेक्टर ने उस जंगल वाली लड़की को देखा भी नहीं था, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो एक ही टाइमलाइन में 3 हेक्टर मौजूद होंगे। पहला था हेक्टर 1 जो अपनी पत्नी के साथ इन सब चीज़ों से बिल्कुल अनजान था। दूसरा था हेक्टर 2 यानी वही पट्टी वाला हमलावर। और तीसरा वो खुद हेक्टर 2 था जो अब और पीछे पास्ट में जाने वाला था। हेक्टर 2 का प्लान ये था कि जब वो हेक्टर 1 को कैंची से घायल करके साइंटिस्ट की लैब भेजेगा और साइंटिस्ट उसे टाइम मशीन में पास्ट में भेज देगा, तब उस टाइम लाइन में सिर्फ 2 हेक्टर बचेंगे। एक पट्टी वाला हमलावर यानी हेक्टर 2 और दूसरा नया आया हुआ हेक्टर 3। हेक्टर 3 का प्लान था कि मौका मिलते ही वो हेक्टर 2 को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा और ऐसा होते ही उस टाइमलाइन में सिर्फ हेक्टर 3 बचेगा। फिर वो अपनी पत्नी के साथ उसी टाइमलाइन में रह सकेगा। लेकिन साइंटिस्ट उसके इस प्लान को बेहद खतरनाक बताता है और उसे ऐसा करने से मना करता है। तभी हेक्टर 2 के दिमाग में एक सवाल आता है। हेक्टर 2 साइंटिस्ट से पूछता है, तुमने वो बैटरी पहले क्यों फेंकी थी? क्या तुम्हें पहले से पता था कि मैं पास्ट में जाने के लिए कहूँगा? हेक्टर 2 साइंटिस्ट से सच बताने के लिए कहता है और फिर उसे जोरदार थप्पड़ मारता है। अब साइंटिस्ट आखिरकार सच बताता है, मुझसे ये सब हेक्टर 3 ने करने को कहा था। मतलब इस टाइमलाइन में हेक्टर 2 के अलावा एक और हेक्टर पहले से मौजूद था। साइंटिस्ट बताता है, तुम पहले नहीं हो जो इस मशीन से यहाँ आया है, तुमसे पहले भी एक हेक्टर यहाँ आ चुका था, हेक्टर 3। जब तुम प्रेजेंट से पास्ट में आए थे उससे करीब 30-40 सेकंड पहले ही हेक्टर 3 यहाँ आ चुका था। उसने मुझे धमकाकर कहा था कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊं और मुझे ऐसा दिखाना था जैसे मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। हेक्टर 2 तुरंत पूछता है, अब वो कहाँ है? साइंटिस्ट कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ देर पहले मेरी उससे वॉकी टॉकी पर बात हुई थी। हेक्टर 1 के लैब आने से पहले उसने कहा था सब कुछ बिगड़ चुका है, तुम्हें किसी भी कीमत पर हेक्टर 2 को पास्ट में जाने से रोकना होगा। अब साइंटिस्ट हेक्टर 2 को एक और बात बताता है, अगर तुम पास्ट में गए तो तुम ही हेक्टर 3 बन जाओगे। लेकिन हेक्टर 3 ने कहा था कि अब सब बिगड़ चुका है, इसका मतलब अब कुछ नहीं हो सकता। तभी हेक्टर 2 के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो साइंटिस्ट से कहता है, हेक्टर 3 ने तुमसे वॉकी टॉकी के जरिए कांटेक्ट किया था, है ना? अब हेक्टर 2 सोचता है, अगर वो वॉकी टॉकी को अपने साथ लेकर ही न जाए तो पास्ट में पहुंचकर वो साइंटिस्ट से कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब होगा कि उसने सच में पास्ट की घटना बदल दी है। इसी दौरान हेक्टर 2 को पास में पड़ी वही बैटरी मिल जाती है जिसे साइंटिस्ट ने पहले फेंका था। अब हेक्टर 2 मशीन के अंदर जाने की तैयारी करता है। साइंटिस्ट भी मशीन चालू कर देता है और अगले ही पल हेक्टर 2 टाइम मशीन के जरिए पास्ट में पहुंच जाता है और वहां पहुंचते ही हेक्टर 2 अब हेक्टर 3 बन चुका था। वहां पहुंचकर वो साइंटिस्ट से मिलता है, लेकिन इस वक्त साइंटिस्ट को कुछ भी पता नहीं था कि ये हेक्टर 3 आखिर कौन है और यहाँ कैसे आया। हेक्टर 3 उसे समझाता है, मैं फ्यूचर से आया हूँ, और फिर उसे यकीन दिलाता है कि तुम्हारी मशीन काम कर गई। इसके बाद वो साइंटिस्ट को बताता है और हेक्टर 2 कुछ ही सेकंड में यहाँ आने वाला है, तुम्हें उसकी मदद करनी होगी और किसी भी हालत में हेक्टर 1 को टाइम मशीन में डालना होगा। ये कहकर हेक्टर 3 पीछे जाकर छिप जाता है और अगले ही पल उसी मशीन से हेक्टर 2 आ जाता है। अब सब कुछ बिल्कुल उसी तरह होने लगता है जैसे पहले हुआ था। साइंटिस्ट हेक्टर 2 को टाइमलाइन के बारे में समझाता है और उसे यहीं रुककर इंतजार करने के लिए कहता है, लेकिन हेक्टर 2 उसकी गाड़ी लेकर नजर रखने के लिए निकल जाता है। उसके जाते ही वहां छिपा हुआ हेक्टर 3 साइंटिस्ट के पास आता है और उससे कार मांगता है। ये वही वक्त था जब हेक्टर 2 जंगल में उस लड़की पर नजर रख रहा था। साइंटिस्ट हेक्टर 3 को एक कार देता है, लेकिन कार देखते ही
हेक्टर 3 हैरान रह जाता है क्योंकि ये वही कार थी जिसने पहले हेक्टर 2 की कार को टक्कर मारा था। अब हेक्टर 3 समझ चुका था कि टाइमलाइन के मुताबिक उसे भी इसी कार से हेक्टर 2 को टक्कर मारनी है, जिससे हेक्टर 2 घायल होगा, फिर अपने चेहरे पर पट्टी बांधेगा और वही पट्टी वाला हमलावर बनकर हेक्टर 1 पर हमला करेगा। इसके बाद हेक्टर 1 लैब पहुंचेगा और हेक्टर 3 को मौका मिलेगा हेक्टर 2 को खत्म करने का। हेक्टर 3 कार लेकर निकल पड़ता है। वो हेक्टर 2 की कार में एक जोरदार टक्कर मारता है। हेक्टर 2 घायल हो जाता है, लेकिन उसी वक्त हेक्टर 3 की कार भी बेकाबू होकर पलट चुकी थी। हेक्टर 3 बुरी तरह घायल हो जाता है। अब उसे लगने लगा था कि शायद वो अपने प्लान में फेल हो चुका है। तभी उसकी नज़र पास में पड़ी वॉकी टॉकी पर पड़ती है जो कार से गिर गया था। हेक्टर 3 उसे उठाता है और साइंटिस्ट से संपर्क करता है। वो कहता है, मैं अपने प्लान में फेल हो गया हूँ। तुम्हें किसी भी कीमत पर उस पास्ट वाले आदमी यानी हेक्टर 2 को मशीन में नहीं जाने देना है। लेकिन तभी हेक्टर 3 के सामने वही जंगल वाली लड़की आती है। लड़की हेक्टर 3 को देखकर घबरा जाती है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाती क्योंकि जब भी लड़की की मुलाकात हेक्टर 3 से हुई थी उस वक्त उसके चेहरे पर पट्टियां बंधी हुई थीं। हेक्टर 3 उसे गुमराह करते हुए कहता है, मुझे भी उसी पट्टियों वाले हमलावर ने मारा है। लड़की उसकी बात मान लेती है और दोनों वहीं छिप जाते हैं। कुछ देर बाद शाम हो जाती है। तभी लड़की हेक्टर 3 को उठाती है और कहती है, पास में एक घर है, हमें वहाँ चलना चाहिए। ये वही वक्त था जब हेक्टर 2 उस लड़की को ढूंढ रहा था। हेक्टर 3 और लड़की उसी घर में पहुंच जाते हैं। ये घर हेक्टर का ही था। लड़की हेक्टर 3 को आराम करने के लिए बैठाती है और फिर पुलिस को कॉल करने के लिए फ़ोन ढूंढने के लिए निकल जाती है। अगले ही पल वहाँ हेक्टर 3 की वाइफ डरी हुई आती है। अपने पति का खून से सना चेहरा देखकर वो घबरा जाती है और पूछती है, मैंने अभी अभी बाहर एक आदमी को देखा है, उसके चेहरे पर पट्टियां लिपटी हुई थी, क्या उसने तुम पर हमला किया है? लेकिन असल में वो पट्टी वाला आदमी कोई और नहीं हेक्टर 2 था, जो उस वक्त उसी लड़की को ढूंढते हुए वहां पहुंचा था। तभी बाहर से हेक्टर 2 की आवाज़ आती है। हेक्टर 3 अपनी वाइफ को तुरंत एक बेसमेंट में छुपा देता है। उसकी वाइफ घबराती हुई पूछती है, क्या हुआ, क्या हो रहा है? हेक्टर 3 उसे समझाता है, कुछ भी हो जाए तुम बाहर मत आना। इसके बाद हेक्टर 3 बाहर से सीढ़ियां लगाकर ऊपर जाता है और उस लड़की से मिलता है। लड़की उसे बताती है वो हमलावर ऊपर आ रहा है और तभी हेक्टर 2 को ऊपर से एक चेयर फेंक कर मारी जाती है, लेकिन ये चेयर हेक्टर 3 ने ही फेंकी थी। हेक्टर 3 लड़की से कहता है, वो तुम्हें दूर से पहचान लेगा, इसलिए तुम्हें थोड़ा बदलना होगा। हेक्टर 3 अपनी वाइफ का कोट लड़की को पहना देता है और उसके बाल भी अपनी वाइफ की तरह काट देता है। फिर उसे ऊपर जाकर छुपने के लिए कहता है। उस मासूम लड़की को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो धीरे धीरे हेक्टर 3 के बनाए हुए जाल में फंस चुकी थी। कुछ ही देर बाद हेक्टर 2 वहां पहुंच जाता है और ऊपर छुपी हुई लड़की को देख लेता है। वो उसे नीचे उतारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लड़की नीचे गिर जाती है और उसकी जान चली जाती है। लेकिन अंधेरे में हेक्टर 2 को कोट और बाल देखकर ऐसा लगता है जैसे नीचे उसकी पत्नी पड़ी हो। यह देखकर हेक्टर 2 पूरी तरह टूट जाता है और बिना कुछ सोचे गाड़ी लेकर वापस साइंटिस्ट की लैब की तरफ निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ दूर बैठा हेक्टर 3 अपनी वाइफ के साथ मौजूद था। उसकी वाइफ बार बार उससे पूछ रही थी क्या हो रहा है, लेकिन हेक्टर 3 उसे कुछ नहीं बताता क्योंकि उसने अपनी वाइफ को बचाने के लिए उस मासूम लड़की को बलि बना दिया था और अब हेक्टर 3 का लूप पूरा हो चुका था। लेकिन असली डर ये था कि ये लूप सिर्फ एक बार नहीं चलने वाला था। हेक्टर 2 अब लैब जाएगा, वहां से टाइम मशीन के जरिए पास्ट में जाएगा और पास्ट में पहुंचकर वही हेक्टर 3 बन जाएगा। फिर अपनी वाइफ को बचाने के लिए वो उसी लड़की को मरने के लिए छोड़ देगा और इसके बाद उसका लूप भी पूरा हो जाएगा। फिर वही घटना एक बार फिर दोहराई जाएंगी और ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। हर टाइमलाइन में हर हेक्टर के साथ यही सब होता रहेगा और इसी के साथ टाइम्स क्राइम की अजीब और उलझी हुई कहानी खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।